So, hello everyone and welcome to this lecture series on Indian polity and governance. और हमारा आज का टॉपिक है यूथेनेशिया, जिसको दूसरी भाषा में हम मर्सी डेथ भी कहते हैं, दया मृत्यु। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एक सवाल ये आता है कि यदि आपकी लाइफ आपकी है तो क्या आपकी डेथ भी आप डिसाइड कर सकते हो? वेदर राइट टू लाइफ इंक्लूड्स डेथ और नॉट। और इस सवाल ने लगातार परेशान किया है हमारी जुडिशरी को भी, हमारे लेजिस्लेचर को भी, या यूं कह लें पूरे स्टेट को लगातार इस प्रश्न ने परेशान किया है कि वेदर राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डेथ। सो very abstract topic. There are different opinions on this कि भाई यदि जीवन हमारा है तो मृत्यु भी हमारी होनी चाहिए, हमारे हाथ में होनी चाहिए, एक्सेट्रा। बट स्टेट इस चीज को थोड़ा कम मानता है कि आपका जीवन आपका नहीं है। इसको हम दूसरे तरह से यूं भी कह सकते हैं कि सिंस वी आर सोशल एनिमल, तो हमारा जीवन, हमारी लाइफ हमारे अकेले की नहीं होती है, हमसे कनेक्टेड हमारी फैमिलीज होती हैं, हमारी सोसाइटी हमसे कनेक्टेड है। और हमारी लाइफ हो या हमारी डेथ हो, वो कई लोगों को अफेक्ट करती है। तो इसीलिए ये ऑप्शनल नहीं है कि आप जब चाहें डेथ को गले लगा लें। हम भीष्म पितामह भी नहीं है कि हमारे पास इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो। अच्छा, महाभारत के ही उससे हम एक बात और कह सकते हैं कि आप याद करो, यदि आपने महाभारत पढ़ा या सुना या उस सीरियल देखा होगा, तो उसमें भी शत्रु को मारना तो अलाउड था, लेकिन उसके बाद भी जो उसकी डेथ होती थी वो बड़ी डिग्निटी के साथ हुआ करती थी, है ना। कहते थे कि वीर गति को प्राप्त हुआ है फला फला व्यक्ति, और शवों का अंतिम संस्कार एक्सेट्रा, कि यू लिव विद डिग्निटी एंड यू एंड योर लाइफ विद डिग्निटी, यू एंड योर लाइफ विद डिग्निटी। आप डेथ भी डिग्निटी के साथ लेते हो क्योंकि आप ह्यूमन हो। ठीक है, तो खैर ये थोड़ी सी इधर उधर की बातें ज्यादा हो गई। कुल मिलाकर राइट टू लाइफ में राइट टू डेथ इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये बात एक तरह से बार बार रीइटरेट की जाती है। और इसको हम इस तरह से भी, यदि आप किसी दूसरे की लाइफ को डिप्राइव करने की कोशिश करोगे, दूसरे की राइट टू लाइफ छीनने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा? मर्डर में उम्र कैद आपको मिल जाएगी, मर्डर के केस में, है ना। जेल डाल दिए जाओगे यदि आप दूसरे की लाइफ छीनने की कोशिश कर रहे हो या छीन रहे हो। ठीक है, अलग अलग पनिशमेंट्स हैं दोनों के लिए, अटेम्प्ट के लिए अलग है, और यदि कंप्लीटली आप कर देते हो तो अलग है। खुद की लाइफ यदि आप ले रहे हो या अटेम्प्ट कर रहे हो, तब क्या होगा? भाई देखिए, सिंपल सी बात है, यदि कोई व्यक्ति सुसाइड कर ले तो किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि अब अगला तो चला गया, अब तो वो इस दुनिया में रहा नहीं, अब तो सिर्फ उसकी डेड बॉडी बची है, तो किसको पनिशमेंट दोगे? लेकिन अटेम्प्ट टू सुसाइड इज अ पनिशेबल ऑफेंस। यदि आप ये कोशिश करते हो, कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ को खत्म करने का, और नहीं कर पाता है, वो उसकी डेथ कॉज नहीं होती है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान है आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड में। ठीक है, तो अटेम्प्ट टू सुसाइड इज अ पनिशेबल ऑफेंस, विच मींस कि आपके पास राइट टू लाइफ तो है, लेकिन राइट टू डेथ नहीं है। मनमाने ढंग से आप अपना जीवन खत्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये बात, एक केस हुआ था 1996 में, उसका नाम था ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में ये बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। ठीक है, राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूड नहीं है। एक ही तरीका है जिससे किसी पर्सन को उसकी राइट टू लाइफ से डिप्राइव किया जा सकता है। कौन सा है वो? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। और कल हमने ये भी देखा कि इन दैट प्रोसीजर द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज टू बी फॉलोड, the principle of natural justice have to be followed, arbitrary, unfair, unreasonable तरीका नहीं अपनाया जा सकता किसी की भी राइट टू लाइफ को छीनने का। फाइन, ये बात तो हम जानते ही हैं।
अब हुआ ये कि एक और इम्पोर्टेंट केस हुआ जिससे अगेन ये डिबेट शुरू हो गई। उस केस का नाम था अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस केस का मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। सबसे पहले 1973 में बॉम्बे के एक हॉस्पिटल में एक नर्स काम करती थी जिसका नाम था अरुणा शानबाग। उन अरुणा शानबाग के साथ एक बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है। उन्हीं के हॉस्पिटल का एक वार्ड बॉय उन्हें रेप कर देता है और स्ट्रैंगल कर देता है। स्ट्रैंगल का मतलब गले में वो चेन वेन बांध कर उसको असॉल्ट करने की कोशिश करता है। और एंड अरुणा शानबाग वाज रेप्ड, वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट। और इस केस की कारण जो फिजिकल और मेंटल इंजरी उन्हें हुई, आई रिपीट, फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की इंजरी, क्योंकि रेप डज नॉट ओनली अफेक्ट द विक्टिम फिजिकली बट ऑल्सो साइकोलॉजिकली। इसकी वजह से वो पहुंच गई वेजिटेटिव स्टेट में। वेजिटेटिव स्टेट का मतलब होता है कोमा, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में कोमा में चला गया कह देते हैं, ठीक है। एक लंबा पीरियड हुआ, लगभग 36 साल का, 36 इयर्स तक वो इसी स्टेट में जीवित तो थी, लेकिन मरे के बराबर कह सकते हैं आप, है ना। शी वॉज नॉट इन टू हर सेंसेस, शी वॉज जस्ट लिविंग ऑन द मर्सी ऑफ डॉक्टर्स। वेंटिलेटर और ट्रीटमेंट की वजह से वो जिंदा जरूर थी। तो 36 साल बाद एक सोशल एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट, पिंकी वीरानी उनका नाम था, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचनी एक पिटीशन के साथ, जो कि पिटीशन थी पैसिव यूथेनेसिया के लिए। पैसिव यूथेनेसिया की पिटीशन लेकर पिंकी वीरानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जाती हैं और ये प्ली करती हैं, ये याचिका करती हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि प्लीज स्टॉप ऑल द एक्टिव ट्रीटमेंट्स गिवन टू अरुणा शानबाग। शी इज लिविंग ऑन द मर्सी ऑफ डॉक्टर्स। ये सारे एक्टिव ट्रीटमेंट, लाइफ सेविंग जो स्ट्रेटजीज हैं, वेंटिलेटर है एक्सेट्रा, इनसे आपने पिछले 3 दशकों से, 3 डिकेड से उनको जिंदा तो रख रखा है, लेकिन वो डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी रही हैं। तो ये सारे एक्टिव ट्रीटमेंट खत्म कर दो। ये एक्टिव ट्रीटमेंट्स को खत्म करना कहलाता है पैसिव यूथेनेसिया। एक्टिव ट्रीटमेंट यानी कि जो वेंटिलेटर है वो हटा दो, ठीक है, वो सारी चीजें हटा दो, जो भी उनको मेडिसिन, इंजेक्शन जो सब एडमिनिस्टर किया जा रहा है वो सब बंद कर दो, ताकि उनकी डेथ थोड़ी फास्टन हो जाए, थोड़ी हेस्टन हो जाए, थोड़ी और जल्दी उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाए, ठीक है। हमारे यहाँ पे कहते हैं ना, जब किसी की डेथ हो जाती तो उन्हें तो मुक्ति मिल गई, वो मुक्ति धाम में चले गए, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ डेथ का थोड़ा सा फिलॉसफी अलग है, वेस्ट जैसा नहीं है, तो इसीलिए उसको मुक्ति वगैरह कह देते हैं। तो ये पिटीशन लेकर पिंकी वीरानी पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट। 2 साल लगभग ये केस चलता है, इस पर सुनवाई होती है, और 2011 में कोर्ट पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ कर देते हैं, ठीक है। किन के लिए? फॉर पेशेंट्स इन वेजिटेटिव स्टेट। ऐसे पेशेंट्स जो वेजिटेटिव स्टेट में हैं, जो जिंदा तो है लेकिन मरे के बराबर है, जो अपने सेंसेस में नहीं है, ठीक है, उन पेशेंट्स को कहते हैं पेशेंट्स इन वेजिटेटिव स्टेट। ऐसे लोगों के लिए पैसिव यूथेनेसिया तो अलाउ कर दिया, लेकिन जो मर्सी किलिंग की पिटीशन थी, मर्सी किलिंग यानी कि दया मृत्यु, दया मृत्यु, ऐसी मर्सी करो आप उस पर कि आप उसे मार दो। अब उसकी स्थिति इतनी खराब है कि वापस आने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। वो जीवित जरूर है लेकिन मरे के बराबर है, बहुत ही बुरी स्थिति में जीवित है, तो आप दया करके उन्हें मृत्यु दे दो,
है ना, ये होती है मर्सी किलिंग। तो इस मर्सी किलिंग की जो प्ली थी अरुणा शॉनबर्ग के लिए, वो नहीं मानी सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा पैसिव यूथेनेसिया तो अलाउड है, लेकिन मर्सी किलिंग अलाउड नहीं है। आगे हम और अच्छे से इस टर्म को समझेंगे कि इसका और गहरा मायना क्या होता है। ठीक है, ये हुआ। फिर 2 साल बाद 2013 में, इन द ईयर 2013, Aruna Schonberg was shifted to ICU, intense care unit of hospital for severe pneumonia. उनको बहुत सीवियर न्यूमोनिया हो गया, लंग्स वगैरह में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया, तो उन्हें आईसीयू भेजा गया। और 2 साल बाद 2015 में कार्डियक अरेस्ट से अरुणा शॉनबर्ग की डेथ हो गई। दिस वाज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द फेमस अरुणा रामचंद्र शॉनबर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। इट इज ऑफन आस्क्ड इन एग्जाम्स। पूछा जाता है कि ये केस किस चीज से रिलेटेड है। सो दिस वाज रिलेटेड टू मर्सी किलिंग और पैसिव यूथेनेसिया। क्या बोला कोर्ट ने इसमें? कोर्ट ने कहा पैसिव यूथेनेसिया फॉर पेशेंट्स इन वेजिटेटिव स्टेट इज अलाउड, बट मर्सी किलिंग इज नॉट अलाउड। ठीक है, ये बात आप सभी को समझ में आई? इतनी ये केस आपको समझ में आया कि क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? क्या होता है पैसिव यूथेनेसिया, क्या होता है वॉलंटरी यूथेनेसिया, इनवॉलंटरी यूथेनेसिया और फिजिकली असिस्टेड सुसाइड। ये सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड या एक ही जैसे टर्म्स हैं। ठीक है, तो नंबर 1 इज पैसिव यूथेनेसिया। पैसिव यूथेनेसिया, व्हाट इज पैसिव यूथेनेसिया? इट इज विड्रॉल ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट टू हेस्टन डेथ ऑफ अ टर्मिनल इल पेशेंट। ऐसे टर्मिनल इल पेशेंट, ऐसे पेशेंट जिनके अब ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं बची है, there is absolutely no hope of the cure of patient, are termed as terminally ill patient, or in other words I could say the patients in the vegetative state. So for such patient all the medical treatments will be withdrawn, no medicine will be given, no injections, no life-saving technologies such as ventilator, etc. will be given. Everything will be withdrawn. Why? Just to hasten the death. मृत्यु को थोड़ा सा और जल्दी बुलाने के लिए ये सारी टेक्निक्स जो है ये हटा दी जावे। इसको कहते हैं पैसिव यूथेनेसिया। इन द फेमस or leading case of Aruna Schonberg, it was said by the Supreme Court that passive euthanasia is allowed for vegetative state, the patients in vegetative state. तो passive euthanasia इंडिया में अलाउ कर दिया गया था, है ना, 2011 में। देन एक तरह का और यूथेनेसिया होता है जिसको हम कहते हैं वॉलेंटरी यूथेनेसिया। वॉलेंटरी यूथेनेसिया में क्या होता है? फिजिशियन एडमिनिस्टर अ मेडिकेशन सच एज सेडेटिव्स और न्यूरोमस्कुलर रिलैक्सेंट टू इंटेंशनली एंड पेशेंट्स लाइफ विद द एक्सप्लिसिट कंसेंट ऑफ मेंटली कॉम्पिटेंट पेशेंट। यदि कोई ऐसा पेशेंट है जो मेंटली कॉम्पिटेंट है, जो मानसिक रूप से सक्षम है और वो ये निर्णय ले सकता है कि अब मुझे आगे जीवित नहीं रहना है। ठीक है भाई, बहुत सारे ऐसे नॉन क्यूरेबल डिजीजेस होते हैं जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि उन केसेस में या उनके प्राइमरी स्टेजेस में पेशेंट टर्मिनली इल हो जाए या बहुत ही बुरी स्थिति में हो, ठीक है, या जिसको हम कोमा में कह देते हैं, ऐसा जरूरी तो नहीं है। बट ये बात पक्की है कि भाई अब वापस आप ठीक नहीं हो सकते। देयर आर सो मेनी नॉन क्यूरेबल डिजीजेस। Almost all the viral disease are non curable। ऐसे डिसीज जो वायरस से होते हैं ज्यादातर नॉन क्यूरेबल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में फिजिशियन कुछ मेडिसिन देता है, कुछ मेडिकेशन देता है जैसे सेडेटिव या न्यूरोमस्कुलर रिलैक्सेंट, जिससे आप थोड़े से
ट्रैंक्विलाइज हो जाते हो और धीरे धीरे आप डेथ की तरफ बढ़ने लगते हो। ठीक है, ये होता है वॉलेंट्री यूथेनेसिया। वॉलेंट्री मतलब विलफुल, विलिंगनेस, कंसेंट के साथ। तो कौन देगा ये कंसेंट? पेशेंट। वो भी कैसा पेशेंट? जो मेंटली कॉम्पिटेंट है, उसको कहते हैं वॉलेंट्री यूथेनेसिया। और ये ये कुछ कंट्रीज में ये अलाउड है, कुछ कंट्रीज में वॉलेंट्री यूथेनेसिया अलाउड है कि पेशेंट अपनी विल से बोल सकते हैं कि भैया अब हमको और नहीं जीना है, हमारा जो है समय अब पूरा हो गया, तो अब आप हमको इस तरह का मेडिकेशन दे दो कि हम मुक्ति धाम में पहुंच जाएं। दैट इज वॉलेंट्री यूथेनेसिया। सो दिस इज नॉट अलाउड इन इंडिया। देन इसी से मिलता जुलता एक होता है इनवॉलेंट्री यूथेनेसिया। इसमें बस एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि विदाउट पेशेंट्स कंसेंट ये दे दिया जाता है। ठीक है, फैमिली वाले बोले या फिर डॉक्टर को खुद लगे कि भाई अब इसको जिंदा रखने की कोई जरूरत नहीं है, पेशेंट जिंदा तो है लेकिन बहुत ज्यादा तकलीफ में है ना, वो डिग्निटी के साथ लाइफ नहीं जी सकता है एक्सेट्रा, या फैमिली को लगे, तो दैट इज इनवॉलेंट्री यूथेनेसिया। व्हाई इट इज इनवॉलेंट्री? बिकॉज इट इज विदाउट पेशेंट्स कंसेंट। ये कुछ कंट्रीज में अलाउड है, जैसे कि नीदरलैंड। ठीक है, लास्टली फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड। बहुत ध्यान देना इस टर्म पे, सुसाइड, आत्महत्या, है ना, एक तरह की आत्महत्या ही है ये। कैसी आत्महत्या है? डॉक्टर्स की हेल्प से की हुई आत्महत्या। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेशेंट को ऐसा मेडिकेशन दिया जाता है फिजिशियन द्वारा, उसकी एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट पर, उसकी एक्सप्रेस्ड रिक्वेस्ट पर, कि अब उसका जीवन खत्म कर दिया जाए। ऐसे कुछ इंजेक्शंस वगैरह या ऐसा कुछ मेडिकेशन कि जल्दी से जल्दी आपको डेथ मिल जाए। इसका एग्जांपल है जर्मनी। जर्मनी में फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड अलाउड है। ठीक है, बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं पैसिव यूथेनेसिया के, वो पैसिव यूथेनेसिया को भी फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड कहते थे, बट कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, पैसिव यूथेनेसिया एक अलग चीज है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ वेंटिलेटर हटा रहे हैं। फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड में क्या कर रहे हैं, हम सीधा ऐसा कुछ कर रहे हैं कि जिससे जल्दी डेथ हो जाए, सम इंजेक्शंस और सम काइंड ऑफ मेडिकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, ये चारों टर्म्स आपको समझ में आए। पैसिव यूथेनेसिया इज नथिंग, समझो, कोई ऐसा पेशेंट है जो सिर्फ इसलिए जीवित है कि उसको मेडिकल फैसिलिटीज ठीक ठाक मिल रही हैं, जैसे वेंटिलेटर और अदर मेडिकेशन, दवाइयां वगैरह। दवाइयां तो क्या ही खाएगा, इंजेक्शन और ये सारी जो लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजीज होती है ना, वो सारी दी जा रही हैं, है ना। ठीक है, तो पैसिव यूथेनेसिया में क्या होता है, कुछ ऐसे टर्मिनली इल पेशेंट या ऐसे पेशेंट जिनको हम कहते हैं पेशेंट इन वेजिटेटिव स्टेट। आप अरुणा शॉनबर्ग का एग्जांपल याद कर लो। अरुणा शॉनबर्ग क्या थी, शी वाज अ victim of rape and she was also strangled, due to which she went into vegetative state। फिजिकल असॉल्ट के साथ साथ मेंटल भी बड़ी इंजरी उनको हुई होगी, है ना। एक बड़ा शॉक हुआ होगा कि जो भी इतना निंदनीय, घृणित, अमानवीय काम उनके साथ हुआ, बट शी वॉज अलाइव ओनली बिकॉज ऑफ दीज मेडिकल ट्रीटमेंट्स। ये सारी लाइफ सेविंग टेक्निक्स की वजह से वो जिंदा थी। ठीक है, वो जिंदा थी वेजिटेटिव स्टेट में ही सही, है ना। तो ऐसे टर्मिनली इल पेशेंट्स को या ऐसे वेजिटेटिव स्टेट्स के पेशेंट को पैसिव यूथेनेसिया दे सकते हैं। पैसिव, नॉट एक्टिव। पैसिव यूथेनेसिया का मतलब है कुछ नहीं, जो भी मेडिकेशन उन्हें अब दिया जा रहा है वो मेडिकेशन देना बंद कर देंगे, दैट इज इट। ठीक है, हाँ सर, तो ठीक ही मतलब वो उनके केस में ये ठीक तो था। यदि वो पैसिव यूथेनेशिया भी देते तो भी वो मतलब वो तो ठीक ही हो जाता ना। जैसे मेंटली इलनेस वो जो था, किलिंग, मर्सी किलिंग,
तो सर वो सेम ही तो है ये दोनों, मतलब उसमें ये No, था कि there is हाँ a difference. तुरंत वो मर्सी किलिंग को आप ऐसा समझ लो कि एक जहर का इंजेक्शन देके तुरंत मार देना. गेटिंग द डिफरेंस? जहर का इंजेक्शन दे दिया, साइनाइड खिला दिया, चूहा मार खिला दिया, ठीक है, और तुरंत खत्म. वी आर नॉट डूइंग दैट विद पैसिव यूथेनेसिया. पैसिव यूथेनेसिया में हम सिर्फ वो स्पीड एक्सेलरेट कर रहे हैं. कैसे? वेंटिलेटर हटा रहे हैं, ठीक है. बिना वेंटिलेटर के उनको जितना जीवित रहना होगा ये ईश्वर के हाथ में है, या उस सर्वशक्ति के, उस नेचुरल फोर्स के हाथ में है कि बिना वेंटिलेटर के भी वो कितने दिन सरवाइव कर पा रहे हैं, ठीक है. डायरेक्टली नहीं मार रहे, कुछ इंजेक्शन देकर या दवाई खिलाकर कि खाओ और मर जाओ तुरंत. हम सिर्फ वो लाइफ सेविंग टेक्निक सेलेक्ट कर रहे हैं, वेंटिलेटर या ऑक्सीजन या जो कुछ भी, जबरदस्ती जिससे उनको जिंदा रखा जा रहा है. एक्चुअली जबरदस्ती जिंदा रखना ही है ना, बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली नो होप ऑफ हर कमिंग बैक. और इवेंचुअली यही तो हुआ इस केस में. देखिए आप, न्यूमोनिया हो गया, आईसीयू में एडमिट रही इतने लगातार, फिर उसके बाद कार्डियक अरेस्ट से उनकी डेथ हुई. तो एक तरह से नेचुरल डेथ ही मानोगे ना आप इसको. मर्डर तो नहीं कहोगे ना इसको कि मर्डर कर दिया या इट वाज अ सुसाइड, या फिर मैडम पिंकी वीरानी ने अरुणा शॉनबर्ग का मर्डर करा दिया, और मर्डर करा किसने? डॉक्टर्स ने. आप ये तो नहीं कहोगे ना. फिजिकली फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड इज काइंड ऑफ अ मर्डर और इज अ काइंड ऑफ सुसाइड. कि भाई आप किसी से बोल रहे हो मेरा गला दबा दो टाइप. एक फिजिशियन को, एक डॉक्टर को बोल रहे हो कि आप मेरा जीवन खत्म कर दो. आप कर सकते हो, आप मेरे को ऐसा इंजेक्शन दे दो, ऐसी कोई दवाई खिला दो, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट दे दो जिससे बस मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाए. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू. ठीक है. तो ये 4 तरह के कोई मेडिकली असिस्टेड वो है. अब लेकिन मामला इतना आसान नहीं था. जो श्रेया आप कह रहे हो ना कि एक ही से तो है, सेम ही तो है, ये बात और भी लोगों ने कही होगी, कही, एक्चुअली कही. बहुत लोग इसके अगेंस्ट थे कि ये क्या तरीका है. हु इज गोइंग टू डिसाइड कि कौन से पेशेंट को कब इससे हटा दे. कौन ये डिसाइड करेगा कि अब इसको वेंटिलेटर पे नहीं रखना है? कौन डिसाइड करेगा ये? फैमिली. कौन देता है फैमिली को राइट कि अब हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा चाचा, हमारा बेटा, हमारा ताऊ, हमारा फूफा, whosoever is that, have absolutely no hope of coming back. आप भगवान तो नहीं हो क्या? ये मतलब ये सारे तरह के कंटेंशंस आए होंगे ना, ये सारी बातें आई होंगी कि कौन डिसाइड करेगा. बोले साहब फैमिली डिसाइड करेगी. क्यों करेगी फैमिली डिसाइड? फैमिली को किसने राइट दिया कि वो किसी की जीवन और मौत डिसाइड करे, एक्सेट्रा. तो इससे रिलेटेड और भी कुछ PILs आगे हुई थी. 2011 में इस केस का डिसीजन आया था, ठीक है, बट एक लंबी लड़ाई चली और बिल्कुल रिसेंटली 2018 में एक पब्लिक स्पिरिटेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है कॉमन कॉज, उसने एक PIL लगाई अगेंस्ट पैसिव यूथेनेसिया. सेम आर्गुमेंट दिए होंगे जो आपका था या और भी लोगों का रहा होगा कि भाई ये भी तो एक तरह की सुसाइड ही है, या ये भी तो एक तरह का मर्डर ही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. तो कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 2018 का. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस क्योंकि ये बिल्कुल रिसेंट केस है. जैसा मैंने आपको कहा कि पॉलिटी में 3, 4, 5 साल के मैटर्स तो करंट अफेयर में गिन लिए जाते हैं क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली बड़े चेंजेस आते नहीं हैं पॉलिटी में. ठीक है. और ये तो बिल्कुल राइट टू लाइफ से रिलेटेड केस था तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ये केस सुना 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने. ठीक है. यहां से आप एक प्रिलिमिनरी का क्वेश्चन और नोट कर लो. कभी यदि पूछा जाए हाउ मेनी जजेस कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, तो मिनिमम 5 जजेस शुड बी देयर. कम से कम 5 जज यदि होंगे
तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहा जाएगा। ठीक है, कम से कम 5 जजेस की जो बेंच होगी, 5 जजेस की बेंच मतलब 5 जज मिलकर इस केस की सुनवाई कर रहे थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस इस केस की सुनवाई कर रहे थे। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वो होती है जिसमें कम से कम 5 जजेस हो। ये क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है प्रीलिम में। ठीक है, तो यहाँ से ये आप याद रखिएगा, छोटा सा फैक्ट है। तो 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को सुना और इसको लेड कर रहे थे द देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा जी। ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा ने खुद इस बेंच को लीड किया, पूरा केस सुना और ये बात कही, पैसिव यूथेनेसिया इज कॉन्स्टिट्यूशनल। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है पैसिव यूथेनेसिया। आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ है उसी के फर्दर मैनिफेस्टेशन में पैसिव यूथेनेसिया अलाउ किया जा सकता है। इट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज वेरी मच रीजनेबल, इट इज वेरी मच फेयर, इट इज वेरी मच जस्ट। ठीक है, और एक नया कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया किस चीज के लिए, ताकि ये जो प्रोसेस है ना पूरी, ये और इजीली फैसिलिटेट हो सके। तो ये एक कॉन्सेप्ट लेकर आए, राइट टू गिव लिविंग विल्स। ठीक है, राइट टू गिव लिविंग विल्स का कॉन्सेप्ट कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में दिया गया। कोर्ट ने कहा पैसिव यूथेनेसिया इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सुसाइड। ये आत्महत्या नहीं है पैसिव यूथेनेसिया, ना ही ये एक्टिव यूथेनेसिया जैसा है। क्यों? वी रीड इट अगेन। व्हाट इज पैसिव यूथेनेसिया? पैसिव यूथेनेसिया इज जस्ट अ विड्रॉल ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, व्हाइल एक्टिव यूथेनेसिया में क्या होता है, ये दोनों एक्टिव यूथेनेसिया की बात करते हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी वाले। एक्टिव यूथेनेसिया में ये तीनों टाइप एक्टिव यूथेनेसिया के हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और फिजिकली असिस्टेड सुसाइड जो आप देख रहे हो, ये तीनों एक्टिव यूथेनेसिया के टाइप है। एक्टिव यूथेनेसिया में क्या हो रहा है, सीधा सीधा एक मेडिकेशन इस तरह का दिया जा रहा है कि बिल्कुल इमीडिएटली पेशेंट की डेथ हो जाए। ठीक है, बिल्कुल इमीडिएट डेथ हो जाए, इस तरह का मेडिकेशन दिया जा रहा है। जबकि पैसिव यूथेनेसिया में सिर्फ और सिर्फ विड्रॉल किया जा रहा है। ये अंतर है दोनों में। ये ही अंतर कोर्ट ने बताया कि एक्टिव और पैसिव यूथेनेसिया में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? पैसिव यूथेनेसिया इज अ मेयर एक्सेलरेशन ऑफ इनएविटेबल कंक्लूजन। इनएविटेबल कंक्लूजन मतलब अटल सत्य, जिसको हम टाल नहीं सकते, जो हमारे वश में है ही नहीं। किसी की मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है, वो तो जब आनी है तब आएगी, है ना। ऐसा कहते हैं ना कि भैया वो तो आदमी जिस दिन पैदा होता है उसी दिन उसकी मृत्यु का दिन भी मुकर्रर हो जाता है। ये पहले से लिखा बदा है, सब प्रारब्ध है, डेस्टिनी है सब। तो ये इनएविटेबल है, किसी के हाथ में नहीं है किसी की मृत्यु को टालना, किसी की डेथ को टाल पाना। ठीक है, तो सिर्फ उस इनएविटेबल कंक्लूजन का एक्सेलरेशन है ये। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये कहा कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। ऑल राइट, ठीक है, तो ये बात कही गई कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। यहां पर एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया जिसको कहते हैं लिविंग विल। क्या होती है लिविंग विल? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, a living will is a concept where a patient can give consent that allows withdrawal of life support systems if the individual is reduced to a permanent vegetative state with no real chance of survival। कुल मिलाकर ये एक इस तरह का विल मतलब क्या होता है? इच्छा,
ठीक है, इच्छा को ही विल कहते हैं ना। पेशेंट पहले से अपनी इच्छा बता देता है, मतलब यूं समझ लो बहुत सरल भाषा में कि एक तरह का फॉर्म भरवाया जाएगा एडमिट होने के पहले, जब पेशेंट उस मेंटल कैपेसिटी में है जब वो डिसीजन ले सकता, उससे फॉर्म में ये पूछा जाएगा कि यदि कभी आप आगे ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच गए या फिर टर्मिनली इल हो गए तो क्या आपको पैसिव यूथेनेसिया की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, या फिर क्या आप चाहते हो कि यदि आप इस तरह की सिचुएशन में पहुंच जाओ तो आपको पैसिव यूथेनेसिया दिया जाए या नहीं। सो दिस इज लिविंग विल, वो अपने जीते जी अपनी इच्छा जाहिर कर देगा कि यदि हमारे साथ आगे ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है तो हमारे साथ क्या किया जाए। सो इन दिस वे द पेशेंट हिमसेल्फ इज टेकिंग डिसीजन ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, ठीक है ना, ये एक तरह का एडवांस्ड डायरेक्टिव है, पहले से डायरेक्टिव दे रहे हैं कि भाई यदि हमें कुछ हो जाए, कई जगहों पर इस तरह का फॉर्म भरवाया जाता है ना कि यदि हमें कुछ हो गया तो ये किया जाए, है ना, उस तरह का फॉर्म है कि ये हॉस्पिटल एडमिट करने के पहले इस तरह का फॉर्म भरवाएगा और पेशेंट से ही पूछ लेगा कि इन केस आप ऐसी कंडीशन में पहुंच जाते हो तो आपके साथ क्या किया जाए, तो वो खुद अपनी विल से बता रहा है वेदर ही इज विलिंग टू ऑप्ट फॉर पैसिव यूथेनेसिया और नॉट, इस चीज को बताएगा लिविंग विल। ठीक है, सो लिविंग विल इज अ टाइप ऑफ एडवांस डायरेक्टिव, ये किसी भी पर्सन के इनकैपेसिटेशन के पहले ही जान लेगा उसका ट्रीटमेंट प्रेफरेंसेस, इसके पहले कि वो अपने होशो हवास खो दे, इसके पहले कि वो इस तरह की स्थिति में पहुंच जाए कि वो निर्णय ना ले सके, है ना, या यूं कह ले कि इसके पहले कि पेशेंट वेजिटेटिव स्टेट में हो या पेशेंट टर्मिनली इल हो, उसके पहले ही उससे ये पूछ लिया जाएगा कि उसके ट्रीटमेंट प्रेफरेंसेस क्या है, क्या वो एक्सेप्ट करेगा ट्रीटमेंट, ये लाइफ सेविंग स्ट्रैटेजीज, ये लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजीज, या फिर वो रिजेक्ट करता है ऐसे ट्रीटमेंट। ठीक है, वो आपने फिल्मों विल्मों में देखा होगा, नाक में नली पड़ी है ऑक्सीजन की, मुंह में नली डालकर उनको खाना खिलाया जा रहा है, उंगली में कुछ लगा है, वेंटिलेटर लगा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह का आपने देखा होगा कई सारी फिल्मों में, है ना, उसको हम कहते हैं वेंटिलेटर। ठीक है ना, वेंटिलेटर पर रखा हुआ है पेशेंट। ठीक है, अभी तो मैं क्या कहूँ कि मेरे ही एक रिलेशन में इस तरह का पेशेंट है हु इज kept alive on ventilator and he is in his immense pain, बहुत ज्यादा तकलीफ में होगा। तो ऐसे पेशेंट के लिए क्या दिया जाना चाहिए, इमोशनली कहेंगे तो हम शायद कह दें कि नहीं दिया जाना चाहिए, बट आप एक बार उस पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर देखें कि कितना इमेंस पेन में वो पेशेंट होगा, है ना। सो दिस इज अ टाइप ऑफ एडवांस डायरेक्टिव, ये लिविंग विल पूरे डिटेल में वो प्रेफरेंस बता देगा, और इन केस पेशेंट इज नॉट इन कैपेसिटी टू गिव हिज और हर लिविंग विल, पेशेंट आया ही इस कंडीशन में है कि वो उस कैपेसिटी में था ही नहीं, उसकी मेंटल कॉम्पिटेंस थी ही नहीं कि वो डिसीजन ले सके, तो उसके बिहाफ पर उसका फैमिली का कोई मेंबर वो डिसीजन लेगा। एक पूरी कमिटी होगी जो स्क्रूटिनी करेगी कि क्या ये बोनाफाइड है कि नहीं, क्या ये बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है कि नहीं। एक तरह से डॉक्टर्स पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्टिकुलर इशू को लेकर है। पैसिव यूथेनेसिया में डॉक्टर्स की ओपिनियन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि eventually who is going to decide that this is going to be inevitable, डॉक्टर ही बताएगा ना, है ना, डॉक्टर ही बताएगा कि अब यार पेशेंट की स्थिति हमारे हाथ से निकल चुकी है, वरना करिश्मे तो होते ही है। कितने ऐसे पेशेंट हम लोगों ने देखे होंगे जो जिनके लिए डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और वो ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, है ना। तो करिश्मे तो होते भी है, ये बात भी बिल्कुल सही है।
तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग विल विच वॉज गिवन बाय 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन द कॉमन कॉज केस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गया। चलो, यदि शॉर्ट नोट में आया या फिर प्रिलिमिनरी में आया तो इसी लिविंग विल से आएगा। शॉर्ट नोट्स में, वन लाइनर में, या फिर एमसीक्यू में। हाँ, डिटेल क्वेश्चन आएगा तो वो पूरा यूथेनेसिया पर आएगा। तो ये जितनी लंबी चौड़ी कहानी, जितनी आप याद कर पाओ और जितनी आप वहां पर लिख पाओ, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बट शॉर्ट क्वेश्चन, यदि इस पूरे का जिस्ट निकालो तो इस लिविंग विल से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन प्रीलिम के बन सकते हैं। वी शुड डिस्कस देम रैपिडली। पहला, अरुणा शॉनबर्ग के केस में क्या कहा गया? अरुणा शॉनबर्ग के केस में कहा गया पैसिव यूथेनेसिया इज अलाउड। ज्ञान कौर के केस में क्या कहा गया? राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। और फाइनली कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या बोला गया, क्या नई बात कही गई? तो इट वाज लिविंग विल। ठीक है, तीनों केसेस का जिस्ट आपको एक एक लाइन में मैंने बता दिया। नाउ क्विकली गो विद द ओपिनियन ऑफ द 5 जजेस कि ये 5 जजेस का कहना क्या था। ये तो उनका डिसीजन हो गया। ये अगली जो बातें हैं वो आपको मैं इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि आगे जब आप न्यूज़पेपर में कुछ करंट अफेयर पढ़े तो वो किस अप्रोच से पढ़ना है वो भी आपको पता हो। 3 चीजें होती हैं। एक, केस के फैक्ट क्या थे, क्या उसकी क्रोनोलॉजी थी, वो आप जान लें। दूसरा, कौन कौन से लीगल प्रोविजंस उसमें इंक्लूडेड है पर्टिकुलर केस में। जैसे अरुणा शॉनबर्ग का केस, तो उसमें कुछ तो लीगल पॉइंट्स होंगे रेप से रिलेटेड और उस ऑफेंस से रिलेटेड। कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल कौन सा है उसमें इंक्लूडेड था? आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, एंड व्हाट वाज द क्वेश्चन इन्वॉल्व, वेदर राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डेथ और नॉट। और मेनली क्या डिमांड थी पिटिशनर की? पैसिव यूथेनेसिया। ठीक है, अब आते कॉमन कॉज पे। तो कॉमन कॉज पे मेन बोन ऑफ कंटेंशन क्या था कि वेदर पैसिव यूथेनेसिया इज अ फॉर्म ऑफ सुसाइड और वेदर इट इज इक्वल टू एक्टिव यूथेनेसिया, ये था। और इससे रिलेटेड एक पूरा मैकेनिज्म बनाना था। तो उसमें लिविंग विल का कॉन्सेप्ट आ गया, वो पूरे मैकेनिज्म, वो पूरे प्रोसीजर को समझाते हुए। और अंडरलाइनिंग पार्ट जो था वो ये था कि पैसिव यूथेनेसिया इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एक्टिव यूथेनेसिया और फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड एज इट इज मेयरली एक्सेलरेटिंग द इनएविटेबल इवेंट विच इज नोन एज डेथ। अब हम पढ़ते हैं कि इस पर ओपिनियन क्या थी हमारे जजेस की। ठीक है, ये ओपिनियंस वगैरह आप पढ़िए और देखिए कि कैसे एनालाइज की जाते हैं इश्यूज को और कैसे उनको फाइनली कंक्लूड किया जाता है। ये कंक्लूड करने का टास्क आप सीख गए तो आपको एसेज में बड़ा फायदा होने वाला है और आंसर्स वगैरह में भी आपको बड़ा फायदा होगा कि एक लंबे चौड़े डिस्कशन को कैसे कंक्लूड किया जाता है, या आप कोई पॉइंट रख रहे हो तो उस पॉइंट को आप प्रूव कैसे करते हो, कैसे उसको सब्सटेंशिएट करते हो। जजेस ने कह तो दिया कि हाँ ठीक है पैसिव यूथेनेसिया जो है वो सुसाइड नहीं है, पर क्या जजेस ऐसे ही मुंह उठा के कुछ भी बोल देंगे? नो, देयर ओपिनियंस आर बेस्ड ऑन रैशनल्स। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं द हेड ऑफ द बेंच ऑनरेबल दाद एंड सीजेआई जस्टिस दीपक मिश्रा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा राइट ऑफ अ डाइंग मैन टू डाई विद डिग्निटी, राइट ऑफ अ डाइंग मैन टू डाई विद डिग्निटी when life is ebbing out and in case of a terminally ill patient or a patient in permanent vegetative state. Please mark this word, permanent vegetative state. परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट का मतलब है कि अब वो कभी इस स्टेट से बाहर नहीं आ सकता है। ठीक है, देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस ऑफ हिज कमिंग बैक इन नॉर्मल लाइफ। ऐसे पेशेंट के लिए where there is no hope of recovery
accelerating the process of death for reducing the suffering constitutes right to life with dignity। ऐसे पेशेंट जो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है या ऐसे पेशेंट जो टर्मिनली इल है, वो बहुत अधिक दर्द से गुजर रहे हैं, और ऐसे पेशेंट की डेथ को एक्सेलरेट कर देना हत्या नहीं है, सुसाइड नहीं है, क्या है? इट इज another manifestation of right to life with dignity। ऐसे कीड़े मकोड़ों के जैसे जीने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राइट टू लाइफ का मतलब है राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी। यदि ह्यूमन की डिग्निटी के साथ कोई व्यक्ति नहीं जी पा रहा है, तो इट इज बेटर दैट वी शुड असिस्ट हिम इन अ पीसफुल डिमाइज। उनकी शांतिपूर्ण और क्विक डिमाइस हो जाए, वो ज्यादा बेहतर है। वो सुसाइड नहीं है, वो मर्डर नहीं है, बल्कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी ही है। ये कहा ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा ने, और उनके इस थॉट को सेकंड किया जस्टिस A.M. खानविलकर ने। ठीक है, जस्टिस A.M. खानविलकर ने उनकी ओपिनियन से एब्सोल्यूट एग्रीमेंट दिखाया। यहाँ पर एक और छोटी सी बात मैं आप सभी महानुभावों को बता दूं, जस्टिस A.M. खानविलकर ऑल्सो सर्व्ड एज चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। ठीक है, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट में ये चीफ जस्टिस थे, फिर वहां से प्रमोट होकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश से प्रमोट होकर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। ठीक है, तो कभी गलती से इनका नाम आ जाए इसलिए। ठीक है, देन जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ ने भी एक बड़ी कमाल की बात कही। उन्होंने कहा टू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ डिग्निटी एट द एंड ऑफ लाइफ इज टू डिप्राइव ऑफ मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस। यदि आप किसी व्यक्ति के अंतिम दिनों में एक गरिमा छीन रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप एक सार्थक अस्तित्व, एक मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस उसकी लाइफ का नकार रहे हो। यू आर डिप्राइविंग द पर्सन ऑफ द मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, बिकॉज मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ also includes a person's right to self-determination and autonomy to decide his medical treatment। एक मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ में ये इंक्लूड है कि व्यक्ति खुद स्वतंत्र हो, खुद इतनी उसके पास अधिकार हो कि वो डिसाइड कर सके कि उसको क्या मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, तो यदि किसी व्यक्ति को आप लाइफ के एंड में डिग्निटी नहीं दे रहे हो, मतलब उसका मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस छीन रहे हो आप। और एक और बात जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ ने कही डॉक्टर्स को लताड़ते हुए, द मॉडर्न मेडिकल साइंस शुड बैलेंस इट क्वेस्ट टू प्रोलॉन्ग लाइफ विद द टास्क ऑफ एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, उन्होंने कहा कि आधुनिक आयुर्विज्ञान जो है, मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है, मॉडर्न डॉक्टरी जो है, उसका ये काम है कि वो लोगों का जीवन तो बचाए, साथ में जीवन के क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बचाए, वरना बेकार है ऐसा जीवन। ठीक है, तो यदि आप किसी व्यक्ति को जीवन दे रहे हो, कमाल की बात है, इसीलिए डॉक्टर्स की इतनी रिस्पेक्ट होती है, लेकिन जीवन के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता भी बची रहे, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बची रहे, ये भी आपको ही इंश्योर करना है, वरना वो लाइफ बेकार है। ये कहा जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ ने। व्हाट अ वंडरफुल पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। नेक्स्ट इज जस्टिस अशोक भूषण। जस्टिस अशोक भूषण ने कहा डिग्निफाइड लाइफ इंक्लूड्स डिग्निफाइड प्रोसीजर ऑफ डेथ। एक डिग्निफाइड लाइफ में डिग्निफाइड प्रोसीजर ऑफ डेथ भी इंक्लूडेड है। एक सम्मानजनक जीवन वही होता है जो सम्मान के साथ खत्म हो, एक सम्मानजनक मृत्यु भी प्राप्त हो, ये भी
सम्मानजनक जीवन, एक डिग्निफाइड लाइफ, एक गरिमापूर्ण जीवन के मायनों में ही शामिल है। ठीक है, ये कहा जस्टिस अशोक भूषण ने। एंड फाइनली जस्टिस ए के सीकरी, जस्टिस ए के सीकरी इसको और ब्रॉड लेकर गए और कहा दो रिलीजन, morality, philosophy, law and society have conflicting opinions. धर्म में, नैतिक शास्त्र में, दर्शन में, कानून में और समाज में डेथ को लेकर अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग ग्राउंड्स पर वो ओपिनियंस ड्रिवन है। कभी ये पांचों एक ही पॉइंट पर एग्री नहीं होते डेथ को लेकर, है ना। डेथ का सभी के लिए मायना अलग अलग है, सभी के लिए उसका मीनिंग अलग अलग है, लेकिन एक पॉइंट पर ये पांचों एग्री होते हैं। कौन कौन? रिलीजन, मॉरलिटी, फिलोसफी, लॉ एंड सोसाइटी। दैट राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डेथ और नॉट। इस पर तो कॉन्फ्लिक्ट है, राइट टू लाइफ में राइट टू डेथ है या नहीं है, इस पर तो कॉन्फ्लिक्ट है। बट ये किस पर एग्री होते हैं? डेथ विद डिग्निटी, एक गरिमा पूर्ण मृत्यु आनी चाहिए, एक सम्मानजनक मृत्यु आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि तड़प तड़प कर कोई व्यक्ति अपनी जान दे, है ना। इस बात पर सभी एग्री होते हैं। ठीक है, ये पांचों बातें कही, ये चार बातें कह लो आप, ये चार पॉइंट ऑफ व्यू थे उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो सुन रही थी कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स की PIL 2018 में। और बढ़िया सी ये बात कही गई कि अब लिविंग विल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो ये चारों पांचों बातें आपको मैंने बताई। क्या आपको ये सारी बातें समझ में आई? इन जनरल एक क्या होती है सम्मानजनक लाइफ, क्या होनी चाहिए सम्मानजनक लाइफ? कीड़े मकोड़े क्या सम्मानजनक लाइफ जीते हैं? हम बल्कि ये मेटाफर ही यूज करते हैं ना एक खराब लाइफ के लिए, जानवरों से बदतर जीवन, कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी जी रहे हैं, वो तो यही यूज करते हैं ना मेटाफर, जानवरों से बदतर जीवन जी रहे हैं। तो जानवर जो जीवन जी रहे हैं उसका उल्टा आप मान लो ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीना, एक सम्मान के साथ जीना। ठीक है, I may be rich, I may be poor, but I have my own dignity, right? किसी को कोई अधिकार नहीं है कि मेरी प्रतिष्ठा को, मेरी गरिमा को ठेस पहुंचाए, है ना, right? No one has this right, no one has this authority, है ना। स्वाभिमान के साथ जीना जिसको हम कहते हैं। तो ठीक है, हम गरीब जरूर हैं लेकिन हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते साहब। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता डाबर साहब, दीवार फिल्म का वो आइकॉनिक डायलॉग। क्यों? बिकॉज ही हैड दैट डिग्निटी। ठीक है, सो दैट इज डिग्निटी। अगेन डिग्निटी मे वेरी फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, है ना। हर व्यक्ति के लिए डिग्निटी की परिभाषा अलग अलग हो सकती है। मेरे लिए डिग्निटी वो है कि जब निकलूं तो लोग की आंखें प्यार से भर जाए कि वाह चलो एक बढ़िया आदमी आ गया। फॉर मी दैट इज डिग्निटी। किसी के लिए कुछ और होगा, किसी के लिए ये होगा कि जब मैं निकलूं तो सम्मान से सारे लोग झुक जाए, वो उनके लिए डिग्निटी है। किसी के लिए इतनी भी डिग्निटी है कि हमको भाई इज्जत की 2 रोटी मिल जाए बस 2 टाइम, दैट इज डिग्निटी। तो दैट कैन बी, दैट इज वेरी वेरी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। लगातार कोशिश की जाती है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव किया जाए। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज येट अनदर कंपोनेंट ऑफ दैट डिग्निटी, कि आपकी लाइफ जैसे जैसे क्वालिटी उसमें रहेगी वैसे वैसे उसमें डिग्निटी अपने आप इंश्योर होती जाएगी। यदि हर आदमी को रोटी मिलने लगे तो कोई भिखारी नहीं रहेगा। हम यही कहते हैं ना, मतलब ये इस तरह से यदि कोई भिखारी को हम देखते तो अरे रे 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 कितना बुरा जीवन जी रहा है ना। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है ना कि ही इज डूइंग अनडिग्निफाइड टास्क, या फिर किसी और बहुत ही परेशान व्यक्ति को जब आप देखते, किसी पेशेंट को जो बहुत ही ज्यादा दर्द में है, तकलीफ में है,
Unfortunately, this corona have given us several such examples, है ना? हमारे सामने लोग तड़प रहे हैं, हम देख रहे हैं और कह रहे हैं अरे रे 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 क्या जीवन है, हे भगवान, इससे अच्छा तो इस व्यक्ति को मुक्ति दे दो। क्या डिग्निटी है ये समझा पाना तो बहुत मुश्किल होगा। एज आई सेड, इट इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट एंड वेरी वेरी वेरिएबल टॉपिक, बट क्या डिग्निटी नहीं है, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यदि हम इसी कॉन्टेक्स्ट में समझे कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही तकलीफ में जीवित तो है लेकिन वो मृत प्राय है, मैंने बार बार ये टर्म यूज किया कि वो मरे बराबर है। आई शुड नॉट यूज दिस टर्म, बट दैट इज द बेटर रियलिटी कि वो मरे बराबर है यार। उसको जिंदा रखे हो आप, सिर्फ उसकी तकलीफ बढ़ा रहे हो, है ना? इससे बेहतर है कि वो एक डिग्निफाइड डिमाइज उसको मिल जाए, वो शांतिपूर्ण तरीके से मुक्ति धाम को चला जाए। दैट इज डिग्निफाइड। लेसर पेनफुल डेथ, है ना, दैट कुड बी अ डिग्निफाइड डेथ। किसी आर्मी वाले से आप पूछोगे तो वो कहेगा कि मेरे लिए डिग्निफाइड डेथ है टू बी अ मार्टियर फॉर कंट्री, and every other death is undignified. So again, it is a very variable term. Mr. Kalam died when he was delivering a lecture to a student. He was doing something which he loved the most. So that is probably a dignified death of Mr. Kalam, है ना? कि आप उस तरह से आपकी डेथ हो रही है कि आप जो चाहते थे। किसी के लिए डिग्निफाइड डेथ होगी कि मेरी माँ की गोद में मेरी डेथ हो जाए, दैट इज डिग्निफाइड डेथ फॉर समवन। किसी के लिए डिग्निफाइड डेथ होगी कि मेरे बिलवेड के आर्म्स में मेरी डेथ हो जाए, एक्सेट्रा। सो दैट इज डिग्निफाइड डेथ। सभी को ये इंश्योर कर पाना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट अनडिग्निफाइड तो ना हो कम से कम। डिग्निफाइड डेथ ठीक है, वो भी अगेन एक बहुत वेरिएबल होगा, बट जिसको देख के हमें तरस आ जाए कि अरे यार कैसी बेकार मौत मिली बेचारे को। एक और बहुत ही खराब टर्म हम लोग यूज करते हैं, कुत्तों जैसी डेथ। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन दिस फ्रेज और दिस मुहावरा इज यूज्ड। क्या कहते हैं ना, कुत्तों जैसी मौत आई इसको, कुत्तों की मौत मारा गया। सो दैट इज अनडिग्निफाइड डेथ। वो ना हो, क्योंकि कुत्ते की मौत मारा जाना इटसेल्फ is a question on your entire life कि जीवन तो बहुत अच्छा दिया, डेथ बहुत खराब आई, तो वो कहीं ना कहीं खराब हो गया ना, क्योंकि एंड रिजल्ट आपका खराब हो गया। ठीक है, तो फिर बड़ा मतलब एब्स्ट्रैक्ट और वेग है ये लाइफ और डेथ का। हम सब शायद इसी क्वेस्ट में लगे हुए हैं कि जीवन के मायने क्या है, उसको खोजने में। तो इसको खोजते रहिएगा, ये डिस्कशन तो चलता रहेगा, है ना। अभी फिर मैं क्लास आज के लिए खत्म करता हूँ, क्योंकि इसमें करंट अफेयर बहुत बल्क में बढ़ा है। पिछले कुछ सालों में इसमें काफी डेवलपमेंट्स हुए, वो सब हम पढ़ेंगे। और ये सारे टॉपिक्स अनफॉर्चुनेटली आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगे, इसलिए भी थोड़ा ज्यादा मेहनत में इन पर कर रहा हूँ।